हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स स्टार्ट कर दिए थे और उसमें हम लोग सीक्वेंस में उस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको कहते हैं, यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। इस पर हम लोगों ने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है इसके पीछे वाली वीडियोस में, और उस पर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी खूब अच्छी तरीके से बढ़िया से समझ लिया है। तो उसी सीक्वेंस में आज हम लोग 11 से लेकर 15 तक के ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बीएससी के एग्ज़ाम में, बीटेक इंजीनियरिंग, तमाम जो इस तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये पूछे गए हैं। उनमें से कुछ इस तरीके के सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आगे भी हम लोग इस पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसमें एक प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से, उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। तो हम लोग आज बिल्कुल देर नहीं करेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्यूशन इसका करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। dx के साथ x वाला और dy के साथ y वाले को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन ये है। तो ये माइनस वाई tan x उस साइड शिफ्ट कर देंगे तो प्लस का y tan x और माइनस का y sec स्क्वायर x पहले से लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग y कॉमन लेंगे तो tan x माइनस sec स्क्वायर x बचेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अब हम dy के अपॉन में y ले आ देंगे और dx इस साइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, dy के साथ y वाला और dx के साथ पूरा x वाला कंप्लीटली सेपरेट हो गया है। इधर dx के साथ कोई भी y का फंक्शन नहीं है, ये ओनली प्योर x का फंक्शन है। उसी तरह इधर dy के साथ प्योर y का फंक्शन है। जब इस तरीके से वेरिएबल सेपरेट हो जाएं तो बस दोनों साइड हमें क्या करना है, मतलब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ y, और यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन माइनस का log cos x हो जाएगा, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएगा c। फिर हम इसको इधर शिफ्ट कर लें, माइनस का इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा log ऑफ cos x और इक्वल टू माइनस का tan x प्लस c। अब यहाँ पर log a प्लस log b है तो log a इंटू b बन जाएगा। log a प्लस log b तो log a इंटू b इज इक्वल टू माइनस का tan x प्लस c। अब अगर हम log को इस साइड से हटा देंगे तो इसका बेस अगर कुछ नहीं तो एक्सपोनेंशियल बेस माना जाता है, ये नेचुरल log है तो इसका बेस हमारा e बेस है। तो जब हम इधर से log हटा देंगे तो ये वाला फंक्शन e की पावर में आ जाएगा ये। तो इसे हम और बढ़िया से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको हम e का पावर माइनस tan x इंटू e का पावर c अलग कर सकते हैं। यहाँ बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे वापस ये बन जाएगा। अब ये अपने आप में एक पूरा कांस्टेंट है तो इतना बड़ा कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग कोई एक नया सुंदर सा छोटा कांस्टेंट लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे c प्राइम लिख दे रहे हैं। कांस्टेंट की कोई बात नहीं है, c लगाएं, c प्राइम d कुछ भी नाम लिखा जा सकता है। वेयर जहाँ पर c प्राइम e टू द पावर c के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर ये एक कांस्टेंट है तो इतने बड़े कांस्टेंट नहीं लगाए जाते हैं। पूरे कांस्टेंट को हटाकर वहाँ पर एक सिंगल कांस्टेंट c लगा दिया जाता है। तो हमने e टू द पावर c की जगह पर एक नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट c प्राइम लगा दिया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है। क्यों जनरल सॉल्यूशन है? क्योंकि यहाँ पर जो c है, जब तक c का वैल्यू डिटरमाइन नहीं करेंगे तब तक ये जनरल सॉल्यूशन होता है। और अगर c का एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया जाए, रख दिया जाए,
तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12th में लिखा है x अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर dx और y अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy। तो यहाँ पर भी हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। ये प्लस में है, पूरा उस साइड शिफ्ट कर देंगे तो वो पूरा टर्म माइनस में हो जाएगा, ये पूरा इक्वल के उस साइड चला जाएगा। इसके बराबर में यहाँ पर हम लोगों को 0 गिवन है, बराबर में अगर कुछ नहीं तो मतलब बराबर में वहाँ पर 0 होगा, ये है। तो अब क्या करना है, ये x के साथ dx लिखा हुआ है और ये अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट वाला, और यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर इस साइड हम शिफ्ट कर देंगे तो dy। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं dx के साथ x वाला फंक्शन अलग हो गया और dy के साथ y वाला, वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। अब इसको हम बस इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन ये कैसे हो पाएगा, तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम एज्यूम कर लेंगे टी स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए एज्यूम करेंगे, जब यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर पुट करें तो स्क्वायर रूट में से टी स्क्वायर आराम से बाहर आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर x का करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो dx बाय dt। फिर इस साइड करेंगे तो अब t का t के रिस्पेक्ट में जब किया जाएगा t स्क्वायर का तो 2t आ जाएगा, तो ये 2x dx बाय dt इज इक्वल टू 2dt। तो ये कैंसिल, x dx और ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा t dt। सिमिलरली इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से अगर यहाँ भी वही सेम फंक्शन है, यहाँ हम अगर उसी तरीके से लेट कर लें 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह कुछ एस स्क्वायर, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर y dy इज इक्वल टू एस डी एस ऐसा आ जाएगा। फंक्शन सेम है तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह एस स्क्वायर, तो जैसे यहाँ पर x dx की जगह t dt, वैसे यहाँ y dy की जगह s ds आ जाएगा, क्योंकि दोनों फंक्शन सेम है, सॉल्व करने पर वही आएगा। सो दैट, तो अब यहाँ पर ये हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। x dx की जगह पर x dx, ये है x dx, इसके बराबर में है t dt, तो यहाँ पर हम लिखेंगे t dt और स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, तो यहाँ टी स्क्वायर और इक्वल में माइनस का y dy की वैल्यू कितनी है s ds, तो यहाँ y dy को हटाकर s ds और यहाँ स्क्वायर रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर हम s स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बस टी स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, उसी तरीके से एस स्क्वायर रूट से बाहर। अब ये कैंसिल हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t और ds का s, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएगा c। इसको हम इस साइड ले आएंगे t प्लस एस इक्वल टू c। t का वैल्यू क्या है ओरिजिनल, अगर हम t का वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर आकर स्क्वायर रूट में बन जाएगा, तो t की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ से निकालेंगे s का वैल्यू, तो अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू s, तो s की जगह अंडर रूट स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 12 का। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। आज के क्वेश्चंस में सबसे हमारा सुंदर क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन हमारा ये 13th वाला ही है, और क्वेश्चंस के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये 2ax प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स और a स्क्वायर प्लस 2ax। यहाँ पर हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे आराम से। y वाला कोई टर्म यहाँ हमारे पास है नहीं, इस साइड लिखा है a स्क्वायर प्लस 2ax और उसके अपॉन में ये आ जाएगा 2ax प्लस एक्स स्क्वायर और dx को उस साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम एक्स स्क्वायर पहले लिख ले रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब ये वेरिएबल सेपरेट हो गए। dx के साथ प्योर x वाला फंक्शन है, इसमें कोई भी y वाला टर्म नहीं लिखा और dy के साथ y वाला तो कोई है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, यहीं पर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो dy का इंटीग्रेशन तो y आ जाएगा तुरंत, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहले यहाँ से इसके लिए हम लोग ऊपर से a कॉमन लेंगे। a कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा a प्लस 2x और यहाँ नीचे से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, तो x बचेगा और प्लस 2a बचेगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि a हमारा कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका नाम हम इक्वेशन 1 लिख दे रहे हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से पहले ब्रेक करें। तो हम लोग लेट कर ले रहे हैं a प्लस 2x अपॉन x प्लस 2a। इतने की जगह पर हम एज्यूम कर ले रहे हैं a अपॉन x और b अपॉन x प्लस 2a। ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन से जैसे अजम्पशन लेते हैं वैसा हम लोगों ने ले लिया। अब एलसीएम लेंगे तो a के साथ आ जाएगा x प्लस 2a और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा bx होल अपॉन x प्लस 2a। अब ये और ये हमारा कैंसिल हो गया, तो इधर हमारा बचेगा a प्लस 2x इज इक्वल टू a के मल्टीप्लाई में x प्लस 2a है और प्लस bx। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम a और b का वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पुट कर दें तो इस वाले इंटीग्रल की जगह पर ये एक कुछ दूसरा आ जाएगा जो इंटीग्रेट करने में आसानी होगी। तो हम इसको इस तरीके से बना रहे हैं दूसरे तरीके से। तो a b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए पहले हम देखें यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है। x का कोफिशिएंट है x प्लस 2a, तो इसका रूट निकाला जाए अगर तो x इक्वल टू माइनस 2a आएगा। और अगर यहाँ पर b का कोफिशिएंट क्या है x, तो इसका रूट निकालेंगे तो x इक्वल टू 0 ही आएगा। तो एक बार हम माइनस 2a और एक बार हम 0 पुट करेंगे तो a b निकल आएगा। तो पहले हम पुट करेंगे x की जगह माइनस 2a, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम पुट करेंगे माइनस 2a। जब यहाँ माइनस 2a पुट करेंगे माइनस 2a और प्लस 2a तो वो 0 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे माइनस का 2a, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 4a और प्लस 1a, तो माइनस 3a और इस साइड से आ गया माइनस 2a इंटू में b, ये 0 हो गया। माइनस माइनस कैंसिल, a से a कैंसिल, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2। तो b का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। एंड और क्या करना है, अब x की जगह 0 पुट करना है। तो ये जो हमारा इक्वेशन बना हुआ है ये वाला, इसी में x की जगह 0 रखें। जब यहाँ 0 रखेंगे तो a प्लस 0 आएगा, फिर यहाँ 0 रखेंगे तो 2a बचेगा और यहाँ 0 रखेंगे तो b वाला टर्म गायब हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 2a इंटू a, तो ये कैंसिल हो गया। तो a की जगह यहाँ पर क्या बचा 1 और अपॉन 2, तो a की जगह 1/2। तो बस अब हम यहाँ पर ये जो इंटीग्रल लिखा हुआ यहाँ ये इंटीग्रल लिखा हुआ था ये वाला, इसको हमने यहाँ लिख लिया है। तो इसके बराबर में ये आया, तो हम इस वाले इंटीग्रल को हटाकर वहाँ ये वाला फिट करेंगे।
ए बाहर लिखा हुआ है, इसको उठाकर हम यहाँ रख देंगे। ए का वैल्यू क्या है 1/2 है और x पहले से ही अपॉन में लिखा हुआ है, और यहाँ b का वैल्यू है 3/2 और अपॉन में x/2a पहले से लिखा हुआ है। ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हमारा यहाँ पर हो रहा है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब इसको हमें इंटीग्रेट कर देना है। तो dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, ये y हो गया, और a कांस्टेंट है बाहर पड़ा रहेगा 1/2, 1/x का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x, और 3/2 भी अपनी जगह पर पड़ा रहेगा वैसे का वैसा ही, 1/x + 2a का हो जाएगा log ऑफ x + 2a, और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएगा हमारा c। तो इसको हम थोड़ा सा और बढ़िया से क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम a को y के अपॉन में ले आ लेते हैं। तो यहाँ से बचेगा ½ log x + 3/2 log ऑफ x + 2a + c। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को हम नीचे से गायब करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 2 यहाँ c में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बात यहाँ पर और है, अगर सारे कांस्टेंट्स सारे टर्म्स लॉग में आ रहे हैं, जैसे ये भी लॉग में आया, ये भी लॉग में आया, तो अगर एक और बढ़िया सिंप्लीफाइड आंसर चाहिए तो हम लोग कांस्टेंट को भी लॉग में ले लेते हैं। जैसे लॉग और लॉग को आपस में सॉल्व करने में आसानी होती है तो और सिंप्लीफाइड आंसर आता है। अगर सारे टर्म्स लॉग में हैं तो कांस्टेंट भी लॉग में ले लेना चाहिए, अगर सारे tan में है तो कांस्टेंट को भी tan c ऐसे ले लेना चाहिए। जैसे ये लॉग वाला लॉग के साथ सॉल्व होकर एक और सिंप्लीफाइड आंसर बन जाएगा। तो हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो log ऑफ x हो जाएगा अब +3 टाइम्स log ऑफ x + 2a, अब +2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स log c, और होल अपॉन में आ जाएगा 2, उस 2 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हुआ, अब एक लाइन और हम लोग इसको और आसान कर लें। ये जो 3 है, 3 आ जाएगा इसकी पावर में, 3 को उठाकर इसकी हम पावर में लगा देंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ x + 2a का पावर 3, और ये 2 इसकी पावर में आ जाएगा log ऑफ c², तो 2y/a, तो log a + log b + log c, तो ये बनेगा log a × b × c, ये हो गया। अब अगर log को हम इस साइड से हटा देंगे तो इधर वाला नंबर क्या होगा, इसका जो log का बेस होता है e, उसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो x + 2a का होल क्यूब × c², जब log इधर से हटेगा तो ये वाला नंबर e की पावर में रेज्ड हो जाएगा, e की पावर में आ जाएगा। ये अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ा कि अगर कोई कांस्टेंट c² है, c³ है, 2c c/2, मतलब कितना भी बड़ा कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को उतना बड़ा नहीं लिखते हैं, वहाँ पर सिंपल सा एक सिंगल कांस्टेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर एक नया कोई दूसरा कांस्टेंट हम लिख दे रहे हैं c'। कांस्टेंट का कुछ भी नाम लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन होगा, जहाँ पर हमने c² की जगह पर c' लिख दिया है। कभी कभी आंसर्स में कांस्टेंट हो सकता है इस साइड लगाया गया हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट इधर मल्टीप्लाई में लाएं या इधर मल्टीप्लाई में लाएं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर हम इस कांस्टेंट को उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा 1/c², और 1/c² की जगह यहाँ पर इस साइड कोई कांस्टेंट लिख देंगे c'। तो कांस्टेंट में कोई दिक्कत नहीं, वो लेफ्ट में लगाएं राइट में लगाएं, मल्टीप्लाई में अगर है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। ये सब क्वेश्चंस कहीं न कहीं यूनिवर्सिटीज़ में और कहीं कहीं पूछे जा चुके हैं,
ये उन्हीं क्वेश्चंस का सब कलेक्शन हम लोग यहाँ पर निकाल रखे हैं। तो अब क्या करना है, ये प्लस का x उस साइड जाएगा, माइनस x बन जाएगा, और dy/dx इधर रहेगा माइनस x, और होल अपॉन में अंडर रूट a प्लस x। फिर हम लोग dx को उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे। अब देख रहे हैं कि वेरिएबल सेपरेट हो गया है, dx के साथ प्योर x वाला फंक्शन आ गया, इसमें y वाला बिल्कुल भी नहीं है, और dy के साथ y वाला करना चाहिए था, लेकिन y कोई है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर dy का इंटीग्रेशन तो y आ जाएगा, लेकिन अभी x वाले टाइप का इंटीग्रेशन कैसे होगा। यहाँ नीचे रूट लगा है और ये लीनियर पावर में है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। लेट a प्लस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। स्क्वायर क्यों अज्यूम करेंगे, जैसे स्क्वायर रूट में जब हम टी स्क्वायर रखें तो वो रूट से आराम से बाहर आ जाए, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी नया वेरिएबल है, इसीलिए टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। a का हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा dx/dt, x के रिस्पेक्ट में, और t का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2t ही आएगा, 2t। तो dx/dt इज इक्वल टू 2t, तो dx इज इक्वल टू 2t dt। तो बस सब्स्टिट्यूशन हम लोग यहाँ पर कर देंगे। हम लोगों को मिला है कि dx की जगह पर क्या है, 2t dt, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर करेंगे। dx को हमने हटा दिया और वहाँ रखेंगे 2t dt, बाकी सब अपनी जगह पर वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है। तो dx की जगह पर पुट कर दिया गया 2t dt। अभी x बचा, तो x की जगह पर हम यहीं से वैल्यू निकालें तो x का वैल्यू आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस a, तो यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस a आएगा, और अपॉन में a प्लस एक्स की जगह हम लोगों ने टी स्क्वायर अज्यूम किया है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर dy का इंटीग्रेशन y हो गया, और टी स्क्वायर माइनस a, 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, t dt बचा। टी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो एक t बनेगा, ये और ये कैंसिल, -2। अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। ये टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t³ माइनस a कांस्टेंट है तो a का हो जाएगा a इंटू टी, प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगा देंगे हम लोग c। बस अब ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2/3 t³, और यहाँ पर हम लोग इसको और एक तरीके से भी कर सकते हैं, इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। माइनस का 2 एलसीएम लेंगे तो माइनस का 3at और होल अपॉन 3, तो -2/3। अब t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, अगर इधर पावर है 2 तो उस साइड हो जाएगा 1/2। तो t की जगह पर यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस एक्स की पावर 1/2, और 3 पहले से लगा हुआ है तो 3 इंटू 1/2 तो 3/2, माइनस का 3a, और यहाँ पर लिखा है t, तो t की जगह पर a प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस c, -2/3। अब यहाँ हम देख रहे हैं अगर कुछ कॉमन हो तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन यहाँ से हमारे पास a प्लस एक्स की पावर 1/2 कॉमन है, तो यहाँ से a प्लस एक्स की पावर 1/2 निकल गया। अगर 1/2 निकल गया तो एक बार बचा, इसकी पावर कितनी बची, 1,
क्योंकि जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 और 1 जब ऐड करेंगे 3/2 वापस से बन जाएगा। तो 3/2 में से 1/2 हमने माइनस करके निकाल लिया तो अंदर पावर 1 बचा, और यहाँ से तो ये पूरा निकल ही चुका है, तो केवल 3a बचा और प्लस c, ये हो गया -2/3 a प्लस x की पावर हाफ, और ये पावर 1 है, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, x -3a प्लस 1a तो x -2a प्लस c। तो हम लोग इसको चाहें तो ये पूरा चीज इधर शिफ्ट कर लें, ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो पूरा ये प्लस में हो जाएगा, 2/3 और a प्लस x की पावर हाफ और x -2a इक्वल में c। तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ये इसका जनरल सोल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का। उसके बाद हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, और ये थोड़ा और सबसे आसान भी है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये प्लस में है तो इसको पूरा उस साइड ले जाएं तो ये पूरा माइनस में हो जाएगा। स्क्वायर रूट को हम लोग अलग अलग भी लगा सकते हैं, ऐसे जैसे हम वेरिएबल को सेपरेट कर पाएँ। अब dy के अपॉन में आ जाएगा 1 - y², और इधर dx हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड। अब हम देख रहे हैं वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, dy के साथ y वाला और dx के साथ x वाला। बस अब इंटीग्रेट करेंगे, अब बहुत आसान है, 1/√1 - x² का साइन इनवर्स x होता है, तो उसी तरह यहाँ पर साइन इनवर्स y, अब माइनस लगा हुआ है यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस c, और ये इधर आ जाएगा तो साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू c। अब जनरली x को लोग पहले लिख देते हैं, तो ये हमारा एक सल्यूशन आ जाएगा। इसको थोड़ा दूसरी तरीके से अगर और सिंप्लीफाइड करना चाहें तो ऐसा भी सल्यूशन इसका लिखा जा सकता है। वो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो और ज़्यादा सिंप्लीफाई अगर लिखना है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो हम लोग यहाँ पर जैसे यहाँ पर सारे टर्म्स क्या हैं, साइन के हैं, साइन इनवर्स में सारे टर्म्स हैं, तो जो कांस्टेंट हमारा यहाँ पर है उसको भी साइन में ले लेना चाहिए ये, क्योंकि भाई कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उसको कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर सारे टर्म साइन इनवर्स में हैं तो हम कांस्टेंट को भी साइन इनवर्स में ले सकते हैं, तो ऐसा भी आंसर लिखा जा सकता है। और अगर हम कांस्टेंट को साइन इनवर्स में ले लें तो थोड़ा दूसरी तरह आंसर आ जाएगा। जब सारे जगह लॉग आता है तो कांस्टेंट को हम लॉग सी ले लेते हैं, tan आता है तो कांस्टेंट को हम tan c ले लेते हैं, ऐसे। तो जब सारे टर्म्स एक ही टाइप के हों तो कांस्टेंट को लिया जा सकता है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला ये हो जाएगा x√1 - y² प्लस y√1 - x² इज इक्वल टू साइन इनवर्स c। अब दोनों साइड से वैल्यूज को हम कंपेयर कर लेंगे तो ये इस तरीके से बन गया। तो ऐसा भी इसका आंसर लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। हालांकि ये बहुत तो छोटा नहीं बन गया है, इससे ये बड़ा ही लग रहा है, तो इसलिए यहीं पर भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अगर हम कांस्टेंट को साइन इनवर्स के फॉर्म में लें तो दोनों तरीके से आंसर इसका हम लिख सकते हैं।